अपनी गैंगस्टर गर्लफ्रेंड के नियंत्रण से बचने के लिए मैंने अपनी नकली मौत का नाटक किया और हमेशा के लिए गायब हो गया। उसने मेरे लिए एक भव्य अंतिम संस्कार करवाया, यहां तक कि मेरी राख से शादी भी कर ली। 1 साल बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बार में जमकर मस्ती कर रहा था। तभी अचानक मेरी नजर दूसरी मंजिल पर पड़ी और उसी पल मुशिनवान ने भी मुझे देख लिया। हमारी नजरें करीब 5 सेकंड तक एक दूसरे पर टिकी रहीं। फिर उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान आ गई और उसकी नजरें सीधे मुझ पर जम गईं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं तुरंत उठकर पूरी ताकत से बाहर भागा। मुशिनवान ने मेरी पीठ को घूरते हुए शराब का आखिरी घूंट पिया, एक हाथ से रेलिंग पकड़ी और दूसरी मंजिल से सीधे नीचे कूद गई। जमीन पर उतरते ही वह मेरे पीछे दौड़ पड़ी। मैं घबराकर लगातार 5 गलियां पार कर गया। जब मुझे लगा कि मैं बार से काफी दूर आ चुका हूं, तो सड़क किनारे खड़े होकर टैक्सी रोकने लगा। किस्मत से एक खाली टैक्सी रुक गई। मैं अंदर बैठने ही वाला था कि पीछे से किसी ने मेरा कॉलर पकड़कर मुझे जोर से खींच लिया। उसके शरीर से आने वाली परफ्यूम की खुशबू मेरे लिए इतनी जानी पहचानी थी कि मेरे पूरे शरीर में डर दौड़ गया। मैंने उसके कंधों को धक्का देते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, ये चीन है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये गैर कानूनी है। लेकिन मुशिनवन ने मेरी एक बात नहीं सुनी। वह मुझे घसीटते हुए पास के होटल में ले गई। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और मुझे जोर से बिस्तर पर फेंक दिया। मैं मुश्किल से उठ पाया ही था कि ठंडी पिस्तौल की नली मेरे माथे पर आ लगी। वह मुझे घूरते हुए मुस्कुराई। भाग क्यों रहे थे? मैं डर के मारे बिल्कुल नहीं हिला। वह पिस्तौल से मेरे माथे को हल्का सा दबाते हुए बोली, बोलो, अगर मैंने गोली चला दी तो बाद में बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। मैं बस घर जाना चाहता था, मैं भाग नहीं रहा था, सच में नहीं। वह मेरी बात सुनकर हंस पड़ी। तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। उसने मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे खींचकर खड़ा कर दिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। मुझसे ब्रेकअप क्यों किया? मैंने ठंडे स्वर में कहा। मैंने 1 साल पहले जो चिट्ठी छोड़ी थी उसमें सब कुछ साफ लिखा था। तुमने पढ़ी नहीं? मैं तुम्हारे इस जुनून को सहन नहीं कर सकता। तुम बिना वजह लोगों को मार देती हो, मेरे आसपास की हर लड़की को मार डालना चाहती हो। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, अब मुझे जाने दो। मेरे हर शब्द के साथ उसका चेहरा और ठंडा होता गया। गुस्से से उसके हाथ में पकड़ी पिस्तौल कांपने लगी। वह दांत भींचकर बोली, किसने कहा कि मैंने ब्रेकअप के लिए हां कर दी? दोबारा मेरे सामने ब्रेकअप शब्द बोला तो अभी गोली मार दूंगी। मैं जानता था कि वह मजाक नहीं कर रही थी। पहली बार जब हम मिले थे, मैंने अपनी आंखों से उसे 5 लोगों को लगातार गोली मारते देखा था। जब मैंने आखिरकार उसकी पसंद के खिलाफ बोलना बंद कर दिया, तभी उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने मुझे वापस बिस्तर पर धक्का दिया और अपने कपड़े उतारने लगी। यह देखकर मैं घबरा गया। मैं तुरंत बिस्तर से कूदा और उसे चकमा देकर दरवाजे की तरफ भागा। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी धड़ाम, गोली मेरे कान के पास से निकल गई और दरवाजे में जा धंसी। वह निशान साफ बता रहा था कि यह कोई सपना नहीं था। मुशिनवान सच में पागल हो चुकी थी। मेरे पैर जवाब दे गए और मैं वहीं फर्श पर बैठ गया। वह पीछे से आई और मेरी टांग पर पिस्तौल तानकर मुस्कुराई। बताओ, तुम्हारी ये 2 टांगें तेज हैं या मेरी गोली? मैं इस मानसिक यातना से पूरी तरह टूट चुका था। आज चाहे जो हो जाए, मैं इस औरत के साथ दोबारा नहीं रह सकता था। मैंने हिम्मत जुटाई, खड़ा हुआ और सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, या तो मुझे मार दो या मुझे जाने दो। मेरी बात ने उसे पूरी तरह पागल कर दिया। अगली रात देर तक मुशिनवान अकेली सोफे पर बैठकर शराब पी रही थी। उसकी नजर बार बार बिस्तर पर पड़े मेरे शरीर पर जा रही थी। शराब के नशे में उसके पुराने दिन धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने आने लगे। मुशिनवान मुंह परिवार के बुजुर्ग की बेटी थी। उसके पिता को 60 साल की उम्र में बेटी मिली थी, इसलिए उसे बचपन से ही बेहद लाड प्यार मिला। 14 साल की उम्र के बाद ही उसने देश की अंडरवर्ल्ड ताकत अपने हाथ में ले ली थी। उसकी मुलाकात मुझसे 2 साल पहले हुई थी। उस समय वह दुश्मन गैंग के सरगना का पीछा करते हुए अवदेश तक पहुंची थी। उस दिन वह पूरी तरह खूंखार हो चुकी थी और उसने लगातार 50 लोगों को गोली मार दी थी। सब कुछ खत्म करने के बाद वह एक गली में दीवार से टिककर सिगरेट पी रही थी। तभी मैं सफेद शर्ट पहने हुए अचानक उसी गली में भागता हुआ आया। उस समय मैं अभी अभी 18 साल का हुआ था।
मैं घबराकर चारों तरफ देखने लगा और फिर पास पड़े कूड़ेदान का ढक्कन उठाकर उसके अंदर छिप गया। मुशिनवान वहीं खड़ी होकर मुझे देखती रही। कुछ सेकंड बाद 5 ताकतवर औरतें वहां पहुंची। उन्होंने पूछा, क्या तुमने सफेद शर्ट और पैंट पहने किसी लड़के को देखा है? मुशिनवान ने कोई जवाब नहीं दिया। उनमें से एक ने गुस्से में उस पर बंदूक तान दी, लेकिन बाकी 4 ने उसे रोक लिया। 5 ने पूरी गली तलाश ली। आखिर में वे उसी कूड़ेदान के सामने आकर रुकीं और उसे जोर से लात मारी। फिर उनके चेहरों पर खुशी की मुस्कान आ गई। सबसे गुस्सैल औरत ने कूड़ेदान का ढक्कन उठाया और मुझे अंदर से बाहर खींच लिया। उन 5 की नजरें मेरे शरीर पर घूमने लगीं। मैं डर से कांप रहा था, लेकिन उनकी पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। वे मुझे वहां से ले जाने लगीं। मैं आखिरकार रो पड़ा। कृपया मुझे बचा लो, प्लीज। मैंने मुशिनवान की तरफ देखा। वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। उसकी आंखों में हल्की दिलचस्पी दिखाई दी। मुझसे मदद मांग रहे हो, लेकिन मैं घाटे का सौदा नहीं करती। बताओ, तुम्हें बचाने के बदले मुझे क्या मिलेगा? मैं समझ रहा था कि वह क्या चाहती है, लेकिन उस वक्त मेरे पास सोचने का समय नहीं था। एक औरत के हाथ पड़ना और 5 औरतों के हाथ पड़ना, इन दोनों में फर्क मैं अच्छी तरह समझता था। मैंने दांत भींचकर कहा, बस मुझे बचा लो। तुम जो कहोगी मैं करूंगा। उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान आ गई। असल में अगर मैं उससे मदद नहीं भी मांगता, तब भी वह मुझे बचाने वाली थी, क्योंकि मुझे पहली बार देखते ही वह मुझे अपना बनाना चाहती थी। मुशिनवान ने अपनी कमर के पीछे से पिस्तौल निकाली। उसने मेरी कलाई पकड़े हुए औरत पर गोली चला दी। धड़ाम। गर्म खून मेरे पूरे शरीर पर छिटक गया। मैं डर भूलकर तुरंत उसका हाथ छुड़ाकर मुशिनवान की तरफ भागा। बाकी 4 औरतें, उन्हें मेरी और मुशिनवान की बात समझ नहीं आई। एक तो उन्हें भाषा समझ नहीं आ रही थी, और दूसरा उन्हें लगा कि यह अकेली एशियन औरत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह सच में उनकी साथी को गोली मार देगी। चारों औरतों ने तुरंत अपनी बंदूकें निकालीं और मुशिनवान पर गोलियां बरसाने लगीं। लेकिन बचपन से ही खतरनाक ट्रेनिंग लेने वाली मुशिनवान के सामने वे टिक ही नहीं सकती थीं। वह दीवार के पास खड़ी रही और हिली तक नहीं। धड़ाम, 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 धड़ाम। 4 गोलियां चलीं और चारों के सिर को बिल्कुल सटीक निशाना बनाकर खत्म कर दिया। पीछे गोलियों की आवाज पूरी तरह शांत हुई। तब तक मैं भागते भागते इतना डर चुका था कि मेरे पैर जवाब देने लगे। मुशिनवान अपनी लंबी टांगों से चलते हुए मेरे पास आई। उसने झुककर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खड़ा कर दिया। मुझे छूते ही उसके चेहरे पर हल्की उत्तेजना दिखाई दी और उसके कदम और तेज हो गए। गली के बाहर एक कार खड़ी थी। उसने पैर से कार का दरवाजा ठोका और उसकी साथी सोफी ने तुरंत अंदर से दरवाजा खोल दिया। मुशिनवान मुझे लेकर पिछली सीट पर बैठी और काली कार तेज रफ्तार से वहां से निकल गई। सोफी बार बार रियर व्यू मिरर से मुझे चुपके से देख रही थी। मुशिनवान ने भौहें सिकोड़कर ठंडी आवाज में कहा, आंखें नहीं चाहिए क्या? सोफी का दिल दहल गया। उसे समझ आ गया कि वह जरूरत से ज्यादा उत्सुक हो रही थी। आखिर उनके बॉस की उम्र 19 साल हो चुकी थी और अब अचानक कार में एक खूबसूरत लड़का बैठा था। ऐसी हालत में जिज्ञासा होना स्वाभाविक था, लेकिन सोफी ने फिर पीछे देखने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप सड़क पर ध्यान देने लगी। उधर पीछे बैठा मैं अंदर ही अंदर बुरी तरह घबराया हुआ था। ये औरत साफ तौर पर बेहद खतरनाक थी। अगर उसे जो चाहिए वह मिल गया तो क्या वह मुझे जाने देगी? और अगर उसने जाने से मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा? क्या पुलिस को बुलाऊं? लेकिन यहां की पुलिस सच में मेरी मदद कर पाएगी? कुछ देर पहले उन 5 औरतों से बचते समय मैंने पुलिस को फोन करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मेरा फोन तो वे पहले ही तोड़ चुकी थीं। आखिर मेरा क्या होगा? कुछ देर बाद कार शहर से दूर एक सुनसान इलाके में बनी आलीशान हवेली के सामने जाकर रुकी। मुशिनवान पहले कार से उतरी और फिर मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया और नीचे उतर गया। उसने कार में बैठी सोफी से ठंडी आवाज में कहा, चलो, बाकी लोगों से कहना कि अगले कुछ दिनों तक मेरे पास मत आएं। इतना कहकर वह मेरा हाथ लेकर सीधे हवेली के अंदर चली गई। कुछ देर बाद सोफी को होश आया। उसे लग रहा था कि उनके बॉस ने आखिरकार किसी को पसंद कर लिया है और अब शायद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। लेकिन एक सवाल बाकी था, आखिर कुछ दिन कितने दिन थे? हवेली के अंदर मुशिनवान मुझे सीधे बेडरूम में ले गई। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, मुझे अंदर खड़ा किया और ऊपर से नीचे तक देखकर मुस्कुराई। खुद नहाओगे या मैं मदद करूं?
मैंने तुरंत सिर हिला दिया। मैं खुद नहा लूंगा। शायद वह मुझे सच में डराना नहीं चाहती थी। उसने बस सिर हिलाया और बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। वह पास वाले कमरे में चली गई, लेकिन ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कि कहीं मैं मौका देखकर भाग न जाऊं। मैंने भी बाथरूम से बाहर निकलने से पहले बहुत सोचा। यह जगह बेहद सुनसान थी। यहां से भाग भी गया तो शायद फिर पकड़ लिया जाता, और उसके पास बंदूक भी थी। अगर मैंने उसे गुस्सा दिला दिया तो शायद मेरी जान भी जा सकती थी। इसलिए मैंने खुद को समझाया कि शायद अपना मतलब पूरा होने के बाद वह मुझे जाने देगी। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मुशिनवान ने बाहर से पूछा, हो गया? मैंने जल्दी से पास रखा बाथरोब पहना और जवाब दिया, हाँ, बस आ रहा हूं। मेरी आवाज सुनकर वह बेड के पास जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और मैं बाहर आया। मुझे देखते ही उसकी नजरें मुझ पर टिक गईं। वह आखिर खुद को रोक नहीं पाई। वह उठी, मेरे पास आई और मुझे बिस्तर पर खींच लिया। हम दोनों की यह पहली किस थी, इसलिए हर हरकत में थोड़ी झिझक और अनजानापन था। अगले दिन दोपहर को मेरी आंख खुली तो मैं मुशिनवान की बाहों में था। मैं धीरे से उठकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। नींद भरी आवाज में उसने पूछा, कहां जा रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह अभी भी आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी थी। मैंने कहा, आज थोड़ा काम है, क्या मैं वापस जा सकता हूं? वह आंखें खोले बिना मुस्कुराई। तुम काफी होशियार हो, सच में बहुत होशियार। मैं जानबूझकर उसका रवैया परख रहा था। मैं देखना चाहता था कि क्या मेरे पास यहां से निकलने का कोई मौका है, लेकिन उसे मुझे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। रात को सोने से पहले ही उसने फैसला कर लिया था कि उसे मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया है। उसे नहीं पता था कि उसे मेरा चेहरा पसंद आया था या मैं खुद, लेकिन किसी भी हालत में वह मुझे अपने पास रखना चाहती थी। मैंने देखा कि वह काफी देर तक चुप रही। मेरे हाथों में पसीना आने लगा। मुझे समझ आ गया, वह मुझे जाने नहीं देना चाहती। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलीं और पूछा, पहले अपना नाम बताओ। मैंने खुद को शांत किया और सच बता दिया। मेरा नाम सुनते ही मुशिनवान बैठ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा नाम कई बार धीरे धीरे दोहराया, जैसे उसे हमेशा के लिए याद कर लेना चाहती हो। जितनी बार वह मेरा नाम दोहराती, मेरा डर उतना ही बढ़ता जाता। आखिर उसने मेरा हाथ छोड़ा, उठकर कपड़े पहने और मेरी तरफ देखकर कहा, बेड साइड टेबल पर नए कपड़े रखे हैं, नीचे आकर नाश्ता कर लो। उसके बाद मैं तुम्हें खुद वापस छोड़ दूंगी। इतना कहकर वह दरवाजा खोलकर नीचे चली गई। उसके जाते ही मैंने राहत की सांस ली और नए कपड़े पहन लिए। कुछ देर बाद मैं नीचे पहुंचा। मुशिनवान रसोई में अंडे बना रही थी। मैं चुपचाप डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा कि स्कूल पहुंचते ही सबसे पहले अपने देश की फ्लाइट बुक करूंगा। तभी वह एक हाथ में दूध और दूसरे में अंडे और ब्रेड लेकर आई। उसने खाना मेरे सामने रखा और सामने बैठ गई। खाओ। मैंने बिना कुछ कहे चुपचाप नाश्ता करना शुरू कर दिया। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि जितना कम बोलूं उतना बेहतर है। मुझे भूख नहीं है। मुशिनवान मुझे देखती रही। उसके सामने बैठकर खाना मेरे लिए बेहद मुश्किल था। आखिर सामने एक ऐसी औरत बैठी थी जो कभी भी क्या कर दे, कहाँ नहीं जा सकता था। फिर भी मैंने किसी तरह खाना खत्म किया। खाना खत्म होते ही मुशिनवान उठी और सबसे पहले बाहर चली गई। वह समझ चुकी थी कि मैं उससे बेहद डरता हूं। अगर वह और करीब आती तो शायद मैं सच में डर के मारे बेहोश हो जाता। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कोई आदमी उससे इस तरह दूर भाग रहा है, और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। पूरे रास्ते में एक शब्द भी नहीं बोला। वह ड्राइव करती रही और उसका चेहरा लगातार गंभीर होता गया। शायद वह सोच रही थी, क्या मैं तुम्हें इतनी भी पसंद नहीं? हवेली से बाहर निकलने के बाद उसने पूछा, कहाँ जाना है और कितना समय लगेगा? मैंने अपनी उंगलियां कसकर दबाईं और कहा, स्कूल जाना है, कल सुबह तक काम खत्म होगा। उसने तुरंत मना कर दिया। शाम 7 बजे मैं तुम्हें लेने आऊंगी। मेरे हाथ फिर कांपने लगे, लेकिन मैंने जबरदस्ती सामान्य बनने की कोशिश की। ठीक है, मैं 7 बजे वापस आ जाऊंगा। अगर तुम्हें कोई काम है तो पहले कर लेना, हम रात में मिल लेंगे। मुशिनवान हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में बिल्कुल भी नरमी नहीं थी। उसने अचानक ब्रेक लगाया और मेरी तरफ घूर कर पूछा, रात में मिलोगे, पक्का? फिर उसकी आवाज और ठंडी हो गई। तुम जानते हो ना, मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। मैं सच में उससे डरता था।
कल से अब तक उसने मेरे साथ नरमी दिखाई थी, लेकिन मेरे अंदर का डर फिर भी खत्म नहीं हुआ था। मैं अब किसी के दबाव में दोबारा नहीं जीना चाहता था। मुशिन वॉन ने कुछ पल तक मुझे घूर कर देखा, फिर उसने कार स्टार्ट की और तेज रफ्तार से आगे बढ़ गई। कार मोस कॉलेज के गेट पर रुकी, लेकिन तब तक उसने एक शब्द नहीं कहा था। बाहर कॉलेज देखकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा, लेकिन मैंने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया। मैंने पूछा, क्या अब मैं उतर सकता हूं? मुशिन वान ने मेरी तरफ देखा और ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुम सच में कुछ नहीं कहना चाहते? मैं जानता था कि वह क्या सुनना चाहती है। मैंने उससे झूठ बोला था, इसका कबूलनामा। मैंने शांत होकर कहा, रात में सब बता दूंगा, ठीक है? वह कुछ पल मुझे देखती रही, फिर सिर हिला दिया। मैंने तुरंत कार का दरवाजा खोला और खुद को शांत रखते हुए कॉलेज की तरफ चल पड़ा। लेकिन गेट के पास पहुंचते ही पीछे से मेरी आवाज आई। मैं मजबूरी में पलटा। मुशिन वान अपनी स्पोर्ट्स कार के पास खड़ी थी। ये चेन, मेरा नाम मुशिन वान है। इतना कहकर वह मुस्कुराई। उसकी मुस्कान देखकर मेरा दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा। मैंने बस हाथ हिलाया और कॉलेज के अंदर चला गया। मुशिन वान ने सिगरेट निकाली, लेकिन लाइटर साथ नहीं था। उसने फोन निकाला और ठंडी आवाज में आदेश दिया, लोग भेजो, मोस कॉलेज को चारों तरफ से घेर लो। असल में मैं एक विदेशी छात्र था और कल ही मेरी ग्रेजुएशन हुई थी। दोस्तों के साथ जश्न मनाने गया था, लेकिन सिर्फ बाथरूम जाने के दौरान 5 ताकतवर औरतों ने मुझे अगवा कर लिया था। किसी तरह मैं उनसे भाग निकला और आगे की सारी घटनाएं हुईं। अब हॉस्टल में मैंने अपने दस्तावेज, डिग्री और पासपोर्ट बैग में रखे और बैकअप फोन से सबसे पहली फ्लाइट बुक कर ली। कपड़े और बाकी सामान छोड़ना पड़ा। जैसे ही मैं बाहर निकला, सफाई करने वाली आंटी मिल गईं। मैंने उन्हें पैसे दिए, उनके कपड़े पहने और करीब 15 मिनट बाद कूड़ेदान वाली गाड़ी धकेलते हुए कॉलेज से बाहर निकल गया। लेकिन कॉलेज के चारों तरफ पहले ही काले कपड़ों वाली कई औरतें तैनात थीं। उनमें से कुछ के हाथ में मेरी सोते हुए समय खींची गई तस्वीर भी थी। मेरा दिल डर से जम गया। सौभाग्य से उन्होंने मुझे सिर्फ देखा और आगे जाने दिया। करीब आधे घंटे बाद मैं एक दीवार के पास रुका और राहत की सांस ली। मैंने कूड़ेदान की गाड़ी से अपना बैग निकाला और एयरपोर्ट जाने ही वाला था कि सामने एक लंबी और बेहद खूबसूरत औरत खड़ी दिखाई दी। मुशिन वान। वह बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। शाम को मिलते हैं, ये चेन, तुम झूठ बोलने में काफी माहिर हो। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन डरावनी। मैं तुरंत पलटा और पूरी ताकत से भागा, लेकिन मैं उससे कैसे बच सकता था? कुछ ही सेकंड में उसने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ नहीं टूटी। मैं पूरी तरह टूट गया। आंखों से आंसू बहने लगे और मैं चिल्लाया, कल रात मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया था, फिर भी तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रही? मेरे आंसू देखकर मुशिन वान के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी उभर आई। वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि मुझे रोता देखकर उसके दिल में इतनी परेशानी क्यों हो रही थी। फिर मुशिन वान ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुम चाहिए, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। मैं कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। आखिर मैंने कहा, मुझे तुम पसंद नहीं हो, अपना समय बर्बाद मत करो। मेरी बात पूरी होते ही उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और मेरा सिर अपने गर्म सीने से लगा दिया। उसकी तेज धड़कन मेरे कानों तक साफ सुनाई दे रही थी। वह धीरे से बोली, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती हूं, ये चेन बस मुझे एक मौका दे दो। आखिरकार वह मुझे जबरदस्ती वापस हवेली ले गई। इसके बाद अंडरवर्ल्ड की खतरनाक बॉस पूरी तरह बदल गई। वह रोज मेरे लिए तीनों वक्त का खाना खुद बनाती, मेरे कपड़े तक खुद धोती और रात में कितनी भी देर से लौटे बस मुझे गले लगाकर सोती। कई बार आधी रात को मुझे बाथरूम से ठंडे पानी की आवाज सुनाई देती। वह मुझे लेकर पूरे एफ देश में घूमती। मैं किसी चीज को सिर्फ एक बार देखता तो अगले ही पल वह चीज मेरे हाथ में होती। पूरे 3 महीने उसने मुझ पर कभी गुस्सा नहीं किया। उसे पता था कि मेरी पहचान झूठी है, फिर भी उसने मेरी कोई जांच नहीं करवाई। उसकी बस एक शर्त थी, मैं उससे भागूं नहीं। लेकिन 6 महीने बाद एक रात यह शांति पूरी तरह टूट गई। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन मुशिन वान अभी तक घर नहीं लौटी थी। मैं नंगे पैर खिड़की के पास खड़ा था। 6 महीनों में वह कभी इतनी देर से नहीं आई थी। मेरे मन में सवाल उठने लगे, क्या उसे कुछ हो गया या उसकी जिंदगी में कोई और आ गया? उस रात के बाद उसने मुझे कभी छुआ तक नहीं था।
मेरे पास भागने का यह सबसे अच्छा मौका था, लेकिन मैं भागना नहीं चाहता था। मेरे दिमाग में उसके द्वारा मेरी जान बचाने के पल, हमारे साथ बिताई छोटी छोटी यादें और साथ बैठकर सितारे देखने के पल घूमने लगे। तभी मुझे आखिरकार सच्चाई समझ आई। मैं बीमार नहीं था। मैं इस औरत से बेइंतहा प्यार करने लगा था। तभी एक स्पोर्ट्स कार तेज रफ्तार से हवेली में आकर रुकी। मैं तुरंत उसे देखने के लिए नीचे भागा। दरवाजा खुलते ही मेरे सामने खून से लथपथ मुशिनवान थी। विल और जियान उसे संभालकर अंदर ला रहे थे। उसके सीने में गोली लगी थी और लगातार खून बह रहा था। डॉक्टर तुरंत पहुंचा और उसका इलाज शुरू कर दिया। मैं सीढ़ियों की रेलिंग पकड़कर कांपता रहा। अभी अभी मुझे अपने प्यार का एहसास हुआ था। क्या अब मुझे उसे हमेशा के लिए खोना पड़ेगा? उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर और उसके लोग चिल्ला रहे थे, दीदी, आपको कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखिए। लेकिन उसकी धड़कन बेहद कमजोर होती जा रही थी। मैं लड़खड़ाते हुए उसके पास पहुंचा, घुटनों के बल गिरा और उसका ठंडा हाथ कसकर पकड़ लिया। आंसुओं में मैंने कहा, मुशिनवान, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम बच गई तो मैं तुमसे शादी करूंगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। करीब 2 मिनट बाद चमत्कार हो गया। उसकी रुकी हुई धड़कन धीरे धीरे वापस आने लगी। डॉक्टर तुरंत दोबारा इलाज में जुट गया। मैं उसका हाथ पकड़े रोता रहा और पिछले 6 महीनों की सारी यादें याद करता रहा। पीछे खड़े विल और बाकी लोग चुपचाप बाहर चले गए। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी बॉस आखिरकार अपने प्यार को जीत चुकी है। 3 दिन बाद मेरी आंख खुली। मैं मुशिनवान की बाहों में था। वह मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। उसने पूछा, उस रात तुमने जो कहा था, क्या वह सच था? मैंने बिना झिझके उसके होंठों पर हल्का सा चुंबन दिया। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह सुनते ही मुशिनवान खुशी से पागल हो गई। सीने का घाव भूलकर वह बिस्तर के पास खुशी से घूमने लगी। उसकी जोरदार हंसी से नीचे सो रहा विल भी जाग गया। उसने सिर पर कपड़ा डाला और करवट लेकर फिर सो गया। इसके बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। फिर 6 महीने बीत गए। हमारा रिश्ता बेहद गहरा हो चुका था और मुशिनवान की पॉजिटिवनेस भी चरम पर पहुंच गई थी। वह चाहती थी कि मैं हर वक्त उसकी नजरों के सामने रहूं। लेकिन एक दिन उसके बाहर जाते ही मेरा फोन बजा। कॉल मेरी हाई स्कूल की सीनियर मीकाई का था। उसे एक आर्ट एग्जीबिशन में मेरी मदद चाहिए थी। पुरानी यादों की वजह से मैं उसे मना नहीं कर पाया। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और कार से प्रदर्शनी स्थल पहुंच गया। वहां उतरते ही मेरी मुलाकात मीकाई से हुई। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। वह मुस्कुराकर बोली, ये चेन, तुम आखिर आ ही गए। पहले मेरे साथ कुछ खा लो। मैंने तुरंत मना कर दिया। मैं सिर्फ मदद करने आई थी हूं। वह थोड़ी निराश हुई, लेकिन मुस्कुराते हुए मुझे अपने साथ प्रदर्शनी के अंदर ले गई। कार में बैठा जियांग फेंगनियन हमारी ओर देख रहा था। हमारे अंदर जाते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। कुछ देर सोचने के बाद उसने फोन निकाला और किसी को कॉल कर दिया। उधर एक अंधेरी बेसमेंट में मुशिनवान सफेद शर्ट में सोफे पर आराम से बैठी थी। उसके सामने एक आदमी घुटनों के बल बैठा था। मुशिनवान ने उसे ठंडी नजरों से देखा और बर्फ जैसी आवाज में पूछा, सोच लिया है कैसे मरना है? सामने खड़ी औरत बुरी तरह सिर पटकते हुए गिड़गिड़ा रही थी, मेरे पति और बच्चे को छोड़ दीजिए। आपको जो करना है मेरे साथ कीजिए, लेकिन उन्हें जाने दीजिए। दोनों तरफ खड़े विल और जियान के चेहरे पर बेरहम मुस्कान आ गई। क्या बेवकूफ औरत है, सच में अपनी मौत खुद मांग रही है। मुशिनवान ने बेहद खतरनाक अंदाज में हंसते हुए बिना पलक झपकाए बंदूक उठाई और ट्रिगर दबा दिया। धड़ाम! गोली सीधे औरत के कंधे को चीर गई। मुशिनवान धीरे धीरे उसके पास झुकी और बंदूक की नली उसके सिर पर रख दी। और कोई शर्त है? बोलो, मैं सुन रही हूं। असल में इस औरत ने मुशिनवान के लोगों को जबरदस्ती नशीली चीजें पहुंचाने के लिए मजबूर किया था। मना करने पर उसने उसके पूरे परिवार को मरवा दिया। मुशिनवान के कुछ सख्त नियम थे। नशे का कारोबार नहीं, इंसानों की तस्करी नहीं और सरकारी अधिकारियों को नुकसान नहीं। आज वह इस जगह आई थी तो उसका इरादा किसी को जिंदा छोड़ने का नहीं था। तभी सीढ़ियों से एक आदमी और बच्ची दौड़ते हुए बाहर आए। अपनी मां को खून में पड़ा देखकर बच्ची रोती हुई उसकी तरफ भागी, लेकिन अगले ही पल धड़ाम धड़ाम 2 गोलियां चलीं और दोनों वहीं गिर पड़े। अपने पति और बेटी को मरते देख औरत पूरी तरह टूट गई। मुशिनवान ने विल की तरफ देखा, इसे इतनी आसानी से मत मरने देना। इतना कहकर वह उस नरक जैसी जगह से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही
वह अपनी कार में बैठी, उसके फोन पर कॉल आई। स्क्रीन पर जियांग फेंगमियन का नाम था। कुछ ही बातें सुनते ही मुशिनवान का चेहरा बदल गया। उसने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबाया। काली स्पोर्ट्स कार गुस्से में दौड़ते जानवर की तरह सड़क पर दौड़ पड़ी। उधर आर्ट एग्जीबिशन में शाम हो चुकी थी। मैंने अपना सामान समेटा और जाने लगा। मिकाई ने तुरंत अपना कोट उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया, लेकिन मैंने विनम्रता से मना कर दिया। लगातार मेरी बेरुखी देखकर आखिर उसने पूछ ही लिया, जूनियर, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने बिना झिझके सच बता दिया, हाँ। यह सुनते ही मिकाई के दिल को जैसे जोर का झटका लगा। वह 3 साल से मुझे पसंद करती थी, लेकिन कभी अपनी भावनाएं बता नहीं पाई। अब जब आखिर मुझे दोबारा देखा था, तब भी वह किसी और की जिंदगी में जा चुका था। उसकी नजरें लगातार मुझ पर टिकने लगीं। मुझे अजीब महसूस हुआ, इसलिए मैं चित्रों को लेकर तेजी से बाहर की तरफ बढ़ा। सामने जियांग फेंगमियन की कार दिखाई दे रही थी। मैं जल्दी में दौड़ा, लेकिन अचानक मेरा पैर फिसल गया। मैं जमीन पर गिरने ही वाला था कि पीछे से मीकाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा पर ठहर गईं। मैं घबरा गया और तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हट गया। तभी धड़ाम, पीछे से गोली चली। अगले ही पल मिकाई के हाथ में गोली लग गई। दर्द से उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसके माथे से पसीना बहने लगा। मैं घबरा गया और उसे किसी सुरक्षित जगह ले जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक मजबूत हाथ ने मुझे अचानक अपनी तरफ खींच लिया। वह जानी पहचानी खुशबू, देवदार जैसी वह खुशबू मिलते ही मेरा धड़कता दिल एक पल में शांत हो गया। मुशिनवान। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, धड़म धड़म धड़म, लगातार गोलियों की आवाज गूंज उठी। इस बार मैंने साफ देखा। बंदूक चलाने वाली मुशिनवान ही थी। उसकी बंदूक की नली से अभी भी धुआं निकल रहा था। मैं तुरंत उसके पास गया और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मुशिनवान, बस करो और गोली मत चलाओ। लेकिन उस वक्त वह अपना आपा खो चुकी थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, हट जाओ, आज मैं उसका हाथ बेकार करके ही रहूंगी। मैंने उसकी बंदूक को दोनों हाथों से पकड़ लिया। आंखों में आंसू लिए मैंने कांपती आवाज में कहा, हम घर चलें, प्लीज, अभी मुझे अपने साथ घर ले चलो। मुझे अपनी बाहों में कांपता देखकर उसके अंदर का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। उसने जबरदस्ती खुद को शांत किया, बंदूक नीचे की और मेरी कमर को कसकर पकड़ लिया। फिर वह मुझे लेकर कार की तरफ बढ़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन पीछे घायल मिकाई हमें घूरता रहा। दर्द और गुस्से में वह चिल्लाया, ये चेन, वह तुम्हारे लायक नहीं है, वह एक राक्षस है। यह सुनते ही मुशिनवान के कदम रुक गए। वह धीरे धीरे पलटी। बंदूक फिर उठी। इस बार वह सच में उसे खत्म करने वाली थी, लेकिन गोली चलने से ठीक पहले मेरा दिल दहल उठा। मैंने तुरंत उसका हाथ धक्का दे दिया। धड़म, गोली निशाने से भटक गई। मुशिनवान ने मेरी तरफ देखा और मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। उसने मुझे जबरदस्ती कार की आगे वाली सीट पर बैठाया और इंजन स्टार्ट कर दिया। कुछ ही देर में हम हवेली पहुंच गए। वह मुझे कमरे में ले गई और बिस्तर पर धकेल दिया। फिर मेरी तरफ देखते हुए पूछा, तुमने उसे बचाया क्यों? मैंने डर के बावजूद खुद को संभाला। वह सिर्फ मुझे गिरने से बचा रहा था। तुमने उसका हाथ घायल कर दिया और अब उसकी जान भी लेना चाहती हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत आगे बढ़ चुकी हो? मुशिनवान की आंखें लाल हो गईं। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। जिसने मेरे आदमी को छुआ, उसे मरना ही होगा। मैंने चुपचाप उसकी तरफ देखा। तभी उसने फोन निकाला और आदेश दिया, उसे खत्म कर दो। अगले ही पल मैं अचानक बिस्तर से उठा और सीधे बालकनी की तरफ दौड़ पड़ा। मैं रेलिंग के ऊपर चढ़कर नीचे कूदने वाला था। मुशिनवान का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह फोन तक काटना भूल गई और दौड़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। रुको, ऐसा मत करो। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसकी आंखों में पहली बार गुस्से की जगह डर दिखाई दे रहा था। वह लगभग रोते हुए बोली, क्या वह इतना जरूरी है? इतना जरूरी कि तुम उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो? मैंने आंसू रोकते हुए कहा, वह मेरे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मैं किसी निर्दोष इंसान को अपनी वजह से मरते हुए नहीं देख सकता। अब किसी को मत मारो, मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। मुशिनवान कुछ पल तक मुझे देखती रही। फिर उसने धीरे धीरे मेरी कलाई छोड़ी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। उस दिन के बाद हमारे रिश्ते में एक खून से भरी कांटेदार दूरी पैदा हो गई। दिन में हवेली में उसका कोई पता नहीं होता था और फिर आधी रात को मुशिनवान वापस लौटती, पूरे शरीर पर गुस्सा और खून की खामोशी लिए हुए।
वह कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसकी खामोशी ही मेरे लिए सबसे डरावनी सजा बन चुकी थी। लेकिन आखिरकार मैं भी ज्यादा देर नहीं टिक सका। तेज बुखार में मेरा शरीर तपने लगा और तापमान 39 डिग्री तक पहुंच गया। मुझे बेहोशी की हालत में देखकर मुशिनवान का दिल टूट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर रही थी। सिर्फ इसलिए कि मैं उसके सामने झुक जाऊं, उसने मुझे इस हालत तक पहुंचा दिया था। डॉक्टर के पहुंचने तक मैं गहरी बेहोशी में जा चुका था और मेरी धड़कन भी कमजोर पड़ रही थी। मुशिनवान ने मुझे उठाया और कार में डालकर अस्पताल की तरफ पागलों की तरह गाड़ी दौड़ाई। अस्पताल पहुंचते ही मुझे इमरजेंसी में ले जाया गया। बाहर मुशिनवान दीवार से टिककर खड़ी रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। अचानक उसने खुद को जोरदार थप्पड़ मारा। उसे डर था कि मैं हमेशा के लिए उसे छोड़ दूंगा। उसे खुद भी समझ आ चुका था कि मीकाई सही कहती थी। वह सच में एक ऐसा राक्षस थी जो मेरे लायक नहीं थी। बचपन से ही उसके अंदर हिंसा और लोगों को खत्म करने की खतरनाक प्रवृत्ति थी, जिसे वह अपना मान लेती। उस पर किसी और का हक उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। लेकिन मुझे खोने के डर ने पहली बार उसे अंदर से तोड़ दिया था। कुछ देर बाद डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर आए। मरीज अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही मुशिनवान लड़खड़ाते हुए मेरे पास पहुंची और मेरा ठंडा हाथ कसकर पकड़ लिया। अगली सुबह मैंने आंखें खोली। मेरे सामने उसकी लाल नसों से भरी आंखें थीं। मुझे होश में आते ही वह घबरा गई। अभी दर्द हो रहा है? कहीं कुछ तकलीफ तो नहीं? मैं डॉक्टर को बुलाती हूं। कुछ खाना है? पानी चाहिए? इतनी ताकतवर औरत को पहली बार मेरे सामने इतना कमजोर देखकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वह सिर झुकाकर काफी देर तक चुप रही, फिर बड़ी मुश्किल से बोली, मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जानता था कि वह अपने किए पर पछता रही है, लेकिन मीकाई ने सिर्फ मुझे संभालने की कोशिश की थी और उसके बदले उसकी हथेली तक गोलियों से छलनी कर दी गई थी। इतनी देर से मिली माफी उस खून को वापस नहीं ला सकती थी। तभी डॉक्टर कमरे में आए। मुशिनवान बाहर चली गई। विल उसके लिए खाना लेकर आया और धीरे से बोला, बॉस, उसे थोड़ा निजी समय दीजिए। मुशिनवान समझती थी कि विल सही कह रहा है, लेकिन मेरे सामने आने के बाद उसकी पॉजिटिवनेस और भी बढ़ गई थी। करीब 15 मिनट बाद जब उसे यकीन हो गया कि उसके कपड़ों से धुएं की कोई गंध नहीं आ रही, वह फिर कमरे में लौट आई। अगले दिन दोपहर में मुशिनवान डिस्चार्ज की औपचारिकताएं पूरी करने नीचे गई। तभी कमरे का दरवाजा खुला। अंदर मीकाई खड़ी थी। उसका एक हाथ भारी पट्टियों में बंधा था। मैं उसे देखकर घबरा गया। तुम यहां क्यों आए? जल्दी चले जाओ। अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें देख लिया तो। मेरे मुंह से गर्लफ्रेंड शब्द सुनते ही मिकाई का दिल टूट गया। उसकी आंखों में छिपा प्यार साफ दिखाई देने लगा, लेकिन मेरी आंखों में कोई हिचक नहीं थी। वह आखिरकार मुड़कर दरवाजे की तरफ जाने लगी। तभी मैंने कहा, सीनियर, मुझे भूल जाओ। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बिना पीछे देखे कमरे से बाहर चली गई। उधर गलियारे में विल और जियान मुशिनवान को रोकने की कोशिश कर रहे थे। असल में पिछली रात विल ने दावा किया था कि वह मेरे दिल की गांठ खोल देगा। उसने मुशिनवान को बिना बताए मीकाई को मुझसे मिलने अंदर भेज दिया था। अब मुशिनवान को सब पता चल चुका था। वह गुस्से में पूरी तरह बेकाबू थी। उसने कमर से बंदूक निकाली और सीधे कमरे में घुसने लगी। विल ने उसकी टांग पकड़ ली। बॉस, अगर आप अभी अंदर गईं तो वह आपसे हमेशा के लिए नफरत करने लगेगा। जियान ने भी घबराकर कहा, बस 2 मिनट रुक जाइए। अगर वह बाहर नहीं आया तो मैं खुद उसे बाहर निकाल दूंगा। लेकिन मुशिनवान का गुस्सा काबू से बाहर था। उसने विल को एक जोरदार मुक्का मारा और सीधे कमरे की ओर दौड़ी। रास्ते में उसकी मुलाकात मिकाई से हो गई। दोनों औरतें बिना कुछ कहे एक दूसरे को पार कर गईं। उसी वक्त कमरे में मैं बिस्तर से उठने वाला था। अचानक दरवाजा जोर से खुला। मुशिनवान अंदर आई। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम गोली चलने की आवाज नहीं आई थी, लेकिन अगले ही पल उसने मुझे खिड़की के पास खींच लिया और जबरदस्ती चूमने लगी। मैंने उसे दूर किया और कहा कि मुझे बाथरूम जाना है। मुशिनवान ने मेरी आंखों में देखा, अपनी भावनाओं पर काबू पाया और मुझे जाने दिया। गलियारे में जाते समय अचानक एक लाल सेब लुढ़क कर मेरे पैरों के पास आ गिरा। मैंने उसे उठाया। तभी करीब 16-17 साल की एक घायल लड़की दौड़ती हुई आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर चोट के निशान थे। मैंने सेब उसकी तरफ बढ़ाया। उसी समय कुछ डॉक्टर और नर्स तेजी से वहां से गुजरे और लड़की से टकरा गए। उसका हाथ मेरे हाथ से छू गया। वह शर्म से लाल हुई, सेब लिया और तुरंत वहां से भाग गई। मैंने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया और बाथरूम चला गया। बाहर आने के बाद मैंने खिड़की से एक खूबसूरत इंद्रधनुष देखा।
उसे करीब से देखने के लिए मैं सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंच गया, लेकिन ऊपर पहुंचते ही मुझे अंदर से दबे हुए कराहने की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजा थोड़ा खोला और जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। छत के बीचों बीच सफेद शर्ट पहने मुशिनवान खड़ी थी। उसके पैरों के नीचे वही घायल लड़की पड़ी थी जिसे मैंने थोड़ी देर पहले सेब दिया था। विल और जियान एक कोने में खड़े थे और डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे थे। मुशिनवान ने लड़की को घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को छूने की? अगले ही पल उसने लड़की पर हमला करने के लिए पैर उठाया। विल और जियान घबराकर आगे बढ़े। बस बॉस, बहुत हो गया। मुझे एक घायल लड़की दिखाई दी। उसका नाम शेन लुलू था। वह जन्म से ही गूंगी थी और उसकी मां गंभीर रूप से बीमार थी, इसलिए उसे अपनी मां के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन किस्मत ने उसे गलत इंसान के रास्ते में ला खड़ा किया था। जियान टोंग ने घबराते हुए कहा, बॉस, जीजा जी वापस अस्पताल में आपका इंतजार कर रहे होंगे। जीजा जी शब्द सुनते ही मूशिंगवान का गुस्सा अचानक शांत हो गया। उसने जमीन पर पड़ी लहूलुहान शेन लुलू को घूरा, फिर अपना पैर पीछे खींच लिया और वहां से चली गई। जियान टोंग ने राहत की सांस ली। उसके जाने के बाद मैं कूड़ेदान के पीछे से बाहर निकला और तेजी से घायल लड़की के पास पहुंचा। शेन लुलू जमीन पर बेसुध पड़ी थी। मैंने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला और कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी। इस कार्ड में कोई पासवर्ड नहीं है, डॉक्टर के पास चली जाना। उसने खून से धुंधली आंखों से मुझे देखा। जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो मैंने उसका सही हाथ उठाकर कार्ड उसकी हथेली में रख दिया और वहां से भागने लगा। लेकिन तभी मेरे टखने पर ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। मैं डरकर पलटा। मुझे लगा वह मुझसे बदला लेगी, लेकिन उसके खून से सने चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी। मैं भी कुछ पल के लिए मुस्कुराया। उसके गालों पर हल्के डिंपल उभर आए। उसने धीरे से मेरा पैर छोड़ दिया। मैं बिना रुके वहां से भाग गया। पीछे शेन लुलू ने मुश्किल से उठकर बैंक कार्ड को आसमान में बने खूबसूरत इंद्रधनुष के सामने उठा लिया। इंद्रधनुष बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसे लगा कि वह खुद इस खूबसूरती के लायक नहीं है। उधर अस्पताल के कमरे में मूशिंगवान गुस्से से खिड़की के पास खड़ी थी। वह वापस आई तो कमरा खाली मिला। उसने पागलों की तरह मुझे हर जगह ढूंढा, यहां तक कि नर्सों से पुरुषों के टॉयलेट तक की तलाशी करवाई, लेकिन मैं कहीं नहीं मिला। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं फिर भाग गया? क्या मैं उससे इतना नफरत करता हूं? गुस्से और बेचैनी में उसने सिगरेट जलाई और अपनी बड़ी बहन मो वेंशु को फोन किया। कई सालों से विदेश में रहने वाली उसकी छोटी बहन ने पहली बार खुद फोन किया था। मो वेंशु हैरान भी हुई और चिंतित भी, लेकिन मूशिंगवान ने बस इतना कहा, वो विदेशी मनोवैज्ञानिक कल मेरे पास आना चाहिए। उसी समय अस्पताल का दरवाजा अचानक खुला। मैं पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ वहां खड़ा था। मेरी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे मैं किसी बड़े खतरे से बचकर आया हूं। मूशिंगवान ने तुरंत सिगरेट बुझाई और फोन पर कहा, अब जरूरत नहीं है। फिर उसने फोन काट दिया और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। उसने एक टिश्यू से मेरे माथे का पसीना पोंछते हुए पूछा, इतनी जल्दी क्यों भागे? मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसकी आवाज में छिपी धमकी ने मुझे अंदर तक डरा दिया। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, आगे से इतनी जल्दी नहीं भागूंगा। अचानक उसने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लिया। तो वादा करो कि आगे कभी भागोगे नहीं। मैंने अपनी मुट्ठियां कस लीं। मेरे दिमाग में छत पर पड़ी शेन लुलू की लहूलुहान हालत घूमने लगी। अब मुझे पूरी तरह समझ आ चुका था कि जिस औरत से मैं प्यार करता हूं, उसके अंदर कितनी खतरनाक क्रूरता और पागलपन भरी हुई है। मैं किसी निर्दोष इंसान को अपनी वजह से मरते हुए नहीं देख सकता था। उसी पल मैंने फैसला कर लिया, मुझे उससे अलग होना होगा। लेकिन मेरी खामोशी ने मुशिंगवान के अंदर के शक को और भड़का दिया। क्या सोच रहे हो? किसी दूसरी औरत के बारे में, या फिर मुझसे भागने की योजना बना रहे हो? उसने मेरी कमर पकड़ ली और मेरी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा, बोलो, तुम मुझसे प्यार करते हो? बोलो, तुम्हें मैं चाहिए। मैं डर के कारण कुछ नहीं कर सका। आखिरकार मैंने मजबूरी में कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझे तुम चाहिए। लेकिन यह सुनकर भी वह खुश नहीं हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि ये शब्द दिल से नहीं निकले थे। उसने मेरा फोन उठाया और विल को कॉल करके स्पीकर ऑन कर दिया। विल ने पूछा, बॉस, आप दोनों अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? मूशिंगवान ने ठंडी आवाज में कहा, इस मंजिल के सभी लोगों को बाहर निकाल दो।
कोई अंदर नहीं आएगा। विल यह सुनकर घबरा गया और तुरंत जियांटोंग के साथ सभी लोगों को वहां से हटाने लगा। कमरे के अंदर मैं घबराकर बोला, मू शिंगवान रुक जाओ, घर जाकर बात करेंगे। लेकिन उसने साफ जवाब दिया, नहीं, मैं एक पल भी इंतजार नहीं कर सकती। उसके व्यवहार से मुझे एहसास हुआ कि वह मेरी इच्छा और भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं करती। फिर उसने मेरे कान के पास झुककर धमकी दी, अगर तुमने फिर विरोध किया तो 3 दिन तक इस अस्पताल से बाहर नहीं निकल पाओगे। मैं डर कर बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन उसी पल मेरे दिल में बचा हुआ आखिरी प्यार भी खत्म हो गया। देर रात जब मैं थक कर सो गया, तब मुशिंगवान ने मुझे साफ किया, अपने कोट और कंबल में लपेटा और खुद उठाकर कमरे से बाहर ले गई। नींद में भी मैं बार बार बड़बड़ा रहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझे तुम चाहिए। पार्किंग में विल और जियांटोंग उसे मेरी तरफ आते देखकर आगे बढ़े, लेकिन उसने ठंडे स्वर में कहा, पास मत आना, तुम दोनों वापस जाओ। उसने खुद कार का दरवाजा खोला, मुझे सावधानी से आगे वाली सीट पर बैठाया और मेरे गाल पर हल्का सा चुंबन दिया। फिर कार स्टार्ट कर दी। वापस हवेली जाते समय उसने जानबूझकर गाड़ी धीमी रखी। उसे पता था कि उसने इस रिश्ते को बर्बाद कर दिया है। उसने मन ही मन फैसला किया कि अगली सुबह वह मुझसे अपने अतीत और अपनी बीमारी के बारे में सब सच बताएगी। वह इलाज करवाने के लिए भी तैयार थी। वह सिर्फ एक चीज चाहती थी, मैं उसे छोड़कर न जाऊं। अगर उसे प्यार करना नहीं आता तो वह सीखने का नाटक करेगी। अगर जरूरी हुआ तो पूरी जिंदगी मेरे सामने खुद को बदलने का नाटक करेगी, बस मैं उसे छोड़कर न जाऊं। मुशिंगवान सब कुछ बदलने को तैयार थी। विला लौटकर हम दोनों ने नहाकर कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गए। मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों में पूरी रात कसकर जुड़ी रहीं। सुबह 4 बजे अचानक फोन की घंटी से मेरी नींद खुल गई। मैंने झुंझलाकर बगल में सो रही महिला को लात मार दी। मुशिंगवान ने फोन उठाया और मेरा कान ढकने वाला हाथ धीरे से थाम लिया। दूसरी तरफ विल घबराई हुई आवाज में बोला, बॉस, मुख्यालय को माफिया ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। यह सुनकर मुशिंगवान ने फोन कसकर पकड़ लिया। मुझे जगाना न पड़े इसलिए उसने बेहद धीमी आवाज में लोगों को आधे घंटे बाद तैयार रहने का आदेश दिया और फोन काट दिया। सोते हुए मुझे देखकर वह कुछ पल दुविधा में रही, लेकिन यह मिशन बेहद खतरनाक था और वह मुझे किसी भी हालत में खतरे में नहीं डाल सकती थी। इसलिए वह चुपचाप बिस्तर से उतरी, जल्दी से अपनी वर्दी पहनी और तिजोरी से हथियार निकाल लिए। जाने से पहले वह मेरे पास झुकी और लाल हुए मेरे होठों पर एक हल्की सी चुंबन रखकर बाहर चली गई। विला के बाहर जियांग फेंगमियन कार में सो रहा था। खिड़की पर दस्तक से उसकी नींद खुली। मुशिंगवान ने ठंडी आवाज में आदेश दिया, इसका अच्छे से ख्याल रखना, इसे जो चाहिए सब देना। इतना कहकर वह अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठकर तेजी से निकल गई। लेकिन उसके जाते ही मैंने आंखें खोल दी। असल में फोन की घंटी बजते ही मैं जाग चुका था और विल की ऊंची आवाज में सब कुछ सुन चुका था। यही मेरे लिए भागने का सबसे अच्छा मौका था। मैंने कालीन उठाया और पहले से छिपाकर रखे पासपोर्ट और दस्तावेज निकाल लिए। अगर सुबह हो जाती तो मुशिंगवान निश्चित रूप से सुरक्षा बढ़ा देती और फिर मेरे लिए भागना नामुमकिन हो जाता। मैंने काले कपड़े पहने और एक कागज पर आखिरी चिट्ठी लिखी। उसमें मैंने साफ कहा कि मैं उससे रिश्ता खत्म कर रहा हूं। मैं उसकी बेवजह हत्या और बीमार जैसी जलन सहन नहीं कर सकता था। मैंने उसे लिखा कि मुझे ढूंढने की कोशिश न करे। अंधेरे में मैं नीचे उतरा और रसोई की खिड़की से बाहर निकल गया। शरीर में दर्द होने के कारण जमीन पर गिरते गिरते बचा, लेकिन दांत भींचकर आगे बढ़ता रहा। पीछे की दीवार बहुत ऊंची थी, इसलिए मेरी नजर उस पुराने छोटे से सुराख पर पड़ी। कभी वहां एक खूंखार शिकारी कुत्ता रखा जाता था। उसी कुत्ते ने एक बार मुझ पर हमला किया था। तब मुशिंगवान ने उसे गोली मार दी थी और वादा किया था कि दोबारा कुत्ता नहीं रखेगी। किसे पता था कि वही कुत्ते का रास्ता आज मेरी जिंदगी बचाने का एकमात्र रास्ता बन जाएगा। मैं मुश्किल से उस सुराख से बाहर निकला, लेकिन सामने का दृश्य देखकर मेरा दिल रुक सा गया। 2 गाड़ियों के पास 7-8 काले कपड़ों वाले गार्ड बैठकर ताश खेल रहे थे। तभी मुझे समझ आया कि शुरू से ही मेरी निगरानी सिर्फ जियांग फेंगमियन नहीं कर रहा था। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे आज हर हाल में भागना था। अचानक गार्ड के सरदार का फोन बजा। सभी ने तुरंत ताश छोड़ा और गाड़ियों की तरफ लौटने लगे। उसी पल मैं बारिश भरी रात में भाग निकला। हल्की बारिश की आड़ में मैं पूरी ताकत से सुनसान रास्ते पर दौड़ता रहा। आंखों से आंसू बह रहे थे।
पता नहीं ये आज़ादी की खुशी थी या उस औरत के लिए बचा हुआ आखिरी लगाव। सुबह होने तक मैं एक सुनसान सड़क पर पहुंच गया। तभी एक वैन आती दिखाई दी। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क के बीच जाकर उसे रोक लिया। मुझे डर था कि कहीं ये मूशिंगवान के लोग ना हों और मैं फिर उसी कैद में वापस ना पहुंच जाऊं। लेकिन किस्मत से गाड़ी में एक परिवार था। जब उन्हें पता चला कि मुझे एयरपोर्ट जाना है तो उन्होंने मुझे साथ ले लिया। मैंने सबसे पहली विदेश जाने वाली फ्लाइट की टिकट खरीदी। पीछा करने से बचने के लिए मैंने विदेश में होने वाली अपनी पेंटिंग प्रदर्शनी की यात्रा भी पहले कर दी थी। जब विमान उन बादलों के ऊपर पहुंचा तभी जाकर मैंने राहत की सांस ली। मेरे कपड़े ठंडे पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे। खिड़की से दूर होते देश को देखते हुए मैंने मन ही मन आखिरी बार विदा कहा। उधर फिलहाल दूसरे देश में मौजूद मूशिंगवान को अचानक सीने में तेज दर्द उठा। उसने भौहें सिकोड़कर तुरंत मेरा नंबर मिलाया। विल ने हेलीकॉप्टर हवा में रोक दिया, लेकिन फोन पर कोई जवाब नहीं आया। उसने 2 बार कॉल किया, फिर भी सिर्फ खामोशी मिली। मूशिंगवान ने सोचा शायद मैं गहरी नींद में हूं, इसलिए उसने फोन रख दिया और मिशन जारी रखा। 6 महीने बाद आईसीयू के कमरे में आधे साल से कोमा में पड़ी मूशिंगवान ने आखिरकार आंखें खोल दी। उसके बिस्तर के चारों तरफ लाल आंखों वाले उसके आदमी खड़े थे। विल तो घुटनों के बल बैठकर उसका हाथ पकड़े रो रहा था। बॉस, आप आखिर जाग गईं। हमने तो सोचा था आप हमें हमेशा के लिए छोड़ देंगी। 6 महीने पहले मुख्यालय पहुंचते ही उन पर माफिया ने घातक हमला किया था। गोलियों की बारिश के बीच मुशिंगवान बार बार अपना सीना पकड़कर विचलित हो रही थी। उसी एक पल में दुश्मन की गोली सीधे उसके सीने में जा लगी। माफिया को खत्म कर दिया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसके बचने की उम्मीद लगभग खत्म कर दी थी। आखिरकार जियांतोंग द्वारा बुलाए गए विशेषज्ञों ने ऑपरेशन करके उसकी जान बचाई। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी वह महीनों तक नहीं जागी और डॉक्टरों ने उसके हमेशा के लिए कोमा में रहने की संभावना जताई। अब आखिरकार वह लौट आई थी। 6 महीने बाद उसकी पहली आवाज बेहद कमजोर और कर्कश थी। वह कहाँ है? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। तुम लोगों ने उसे यह नहीं बताया कि मैं घायल हूं? विल और जियांतोंग की आंखें झुक गईं। वे जानते थे कि अब सच छिपाना मुश्किल है। मूशिंगवान ने सबकी घबराहट पहचान ली। वह उठने की कोशिश करते हुए कांपती आवाज में पूछने लगी, आखिर हुआ क्या है? विल का चेहरा सफेद पड़ गया और वह कुछ बोल नहीं पाया। आखिर जियांतोंग ने भारी सांस लेते हुए दराज से एक सफेद कागज निकाला। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उसने वह कागज मूशिंगवान के हाथ में दे दिया। उसने कागज की हर पंक्ति को लंबे समय तक देखा। उस पर लिखा था कि यह चिट्ठी लिखने वाला व्यक्ति एक तरफा तरीके से रिश्ता खत्म कर चुका है और उसी रात भाग गया है। मूशिंगवान ने बिना कोई भाव दिखाए अपना चेहरा पोंछा और ठंडी आवाज में सबको बाहर जाने का आदेश दिया। दरवाजा बंद होते ही मौत के मुंह से लौटकर आई वह औरत अचानक लाल आंखों से रो पड़ी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जब वह जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, तब मैं उससे हमेशा के लिए दूर जाने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में उसने चिट्ठी को मुट्ठी में कसकर दबाया और उसे फाड़ने वाली थी, लेकिन अगले ही पल रुक गई। उसने कांपते हाथों से उस कागज को सीने से लगा लिया, क्योंकि वही मेरे द्वारा छोड़ी गई उसकी आखिरी निशानी थी। वह उसे नष्ट नहीं कर सकती थी। निराशा ने उसे पूरी तरह घेर लिया। आखिर उसने मन ही मन कसम खाई, अगर मैं सच में उससे दूर जाना चाहता हूं तो अब वह मुझे मजबूर नहीं करेगी। वह दोबारा मुझे पाने की कोशिश नहीं करेगी। 1 महीने बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मूशिंगवान जैसे पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके आसपास फैलती भयानक ठंडक से उसके सभी आदमी तक कांप उठते थे।